क्या तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज किया है जिसने तुम्हें एक दिन आखिरी बार पुकारा था? तो अब संभल जाओ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक दरवाजा है जो एक बार खुल गया तो तुम खुद को भी नहीं पहचान पाओगे। गलती से भी आंखें बंद करके मत सुनना, क्योंकि हर सफर से लौट कर नहीं आया जाता। यह घटना लगभग 6 साल पहले की है। जगह थी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की एक दूर दराज गांव, बांकुरा की सीमा के पास एक अनाम बस्ती। मेरा एक चचेरा भाई, नाम था रंजन, कपड़े का थोक व्यापारी था। उसे अक्सर सामान के लिए कोलकाता, सिलीगुड़ी या बर्दवान जाना पड़ता था। उस बार वह कटवा गया था, काम खत्म करके लौट रहा था रात की बस से। बस कोलकाता से रात 9:15 बजे की एसी कोच थी। रात करीब 12 बजने को आई थी। बस ठीक से चल रही थी। शहर की हलचल पीछे छूट चुकी थी। बस अंधेरे में दाखिल हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कुछ नहीं थी, सिर्फ बीच बीच में फीकी स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी। रंजन खिड़की के पास बैठा था, कानों में हेडफोन था, लेकिन गाना नहीं चला रहा था। हवा की सनसनाहट सुनना उसे अच्छा लग रहा था। कुछ दूर जाते ही उसकी आंख लग गई। थकान उसे गहरी नींद में डुबो रही थी। अचानक एक तेज ब्रेक, रंजन की आंख खुल गई। सामने कोई जानवर की परछाई सड़क पार कर रही थी। ड्राइवर गालियां देते हुए बस रोका। घड़ी में 2:20 बज रहे थे। बगल में देखा, उसकी सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। कब चढ़ा रंजन को पता ही नहीं चला। आदमी ने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना था। आंखों में अजीब सी खामोशी थी। इस तरह घूर रहा था जैसे उसके अंदर कुछ है ही नहीं। बस फिर चलने लगी। करीब 10 मिनट बाद अचानक गाड़ी रुक गई। इस बार इंजन में दिक्कत थी। कंडक्टर ने बताया, बस के आगे के दोनों पहिए फट गए हैं, यहां तक कि रिम भी टूट गए हैं। अजीब बात, ऐसे तो कभी नहीं होता, लेकिन हुआ। सड़क के बगल में एक छोड़ा हुआ सा बाजार जैसा जगह थी। एक टूटा हुआ बोर्ड लटका था जिस पर लिखा था श्री चरण घाट बाजार, लेकिन आधे अक्षर मिट चुके थे। ड्राइवर बोला, दूसरी बस आने में 3 घंटे लगेंगे। यात्री कोई बस में, कोई बाहर, उबाऊ और अकेलेपन से भरी रुकावट। रंजन थोड़ा चिढ़कर बस से उतरा, पीछे की ओर थोड़ा चला। घास पर नमी और ठंडक थी। एक चाय की दुकान दिखी, बहुत छोटी, जैसे एक कमरा। कुछ यात्री वहां बैठकर पराठा और चाय खा रहे थे। रंजन भी गया, एक चाय और 2 पराठा ऑर्डर किया। तभी वही अधेड़ आदमी उसके पास आकर बैठ गया। नरम लहजे में बोला, काफी देर हो जाएगी भाई, चलिए थोड़ा आगे घूम आते हैं। पास में एक पुराना शिव मंदिर है। इस रात में वहां की ठंडक बहुत अच्छी लगती है। रंजन थोड़ा चौंका, लेकिन मान गया। आदमी की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, बातों में खिंचाव था। डर जैसा कुछ नहीं लगा। दोनों चलने लगे। धान के खेत, दोनों तरफ कोहरा, बीच बीच में झाड़ियां। आदमी बताने लगा, जानते हैं भाई, इस रास्ते पर कभी बहुत लूटपाट होती थी। लोग तब ज्यादा बहादुर थे, मौत से नहीं डरते थे। रंजन हंस रहा था। आदमी कहानियां सुना रहा था, जैसे कोई पुरानी बंगाली थ्रिलर की फीलिंग बन रही थी। 30 मिनट चलने के बाद रंजन बोला, भाई अब लौटते हैं, बस में कोई चिंता कर सकता है। आदमी हंसते हुए बोला, आप रुकिए, मैं सामने झाड़ियों में थोड़ा जाता हूं। वह चलकर चला गया। 2 मिनट, 3 मिनट। अचानक एक भयानक सड़ी हुई बदबू आई। रंजन चिंतित होकर आगे बढ़ा। झाड़ियों के पीछे देखा, आदमी बैठा खुद का हाथ चबा रहा था। एक एक करके नोच नोच कर खा रहा था। खून से लथपथ चेहरा, शरीर पर फोड़े जिनसे मवाद टपक रहा था। आंखें लाल, धुंधली, भयानक, जैसे वह इंसान नहीं, इंसान की शक्ल में कुछ और था। रंजन पीछे हटने लगा, लेकिन देखा पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। चारों ओर अंधेरा और उसके पैर जैसे जम गए थे। आदमी अचानक उसकी ओर देखकर बोला, तू अब कहां है? अच्छे से देख। रंजन की आंख खुल गई। चारों तरफ सिर्फ कब्रें थीं, मिट्टी की कच्ची कब्रें। किसी पर नाम नहीं, कहीं फूल नहीं, हवा ठंडी और सन्नाटा। आदमी बोला, जो तूने देखा वो किसी को बताया नहीं जा सकता। मैं मरा था यहीं, इसी बस रूट पर। 8 दिन पहले बस के नीचे आ गया था। किसी ने मेरी लाश नहीं उठाई। कुत्तों ने आधा खा लिया, अब तक लौट नहीं पाया। उसने एक पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया। यह कब्र मेरी है। रंजन का गला सूखता जा रहा था। सीने के अंदर एक अजीब सा दबाव। चिल्लाना चाहा, लेकिन गले से कोई आवाज नहीं निकली। ऐसा लग रहा था डर नहीं,
खुद मौत खड़ी है उससे बस एक हाथ की दूरी पर। वो आदमी अब भी जमीन पर बैठा था, अपना खून से सना हाथ अब होठों से लगाकर बोला, तू चुप ही रहे तो अच्छा। वो सो रहे हैं, अगर जाग गए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। रंजन के कंधे पर किसी के हाथ का हल्का स्पर्श हुआ। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, कोई नहीं था, लेकिन सड़ी हुई गंध अब और भी तीव्र हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी के पूरे शरीर में सड़न लग गई हो। वो बदबू उसकी सांसों के साथ अंदर जा रही है। उसने आंखें बंद कर लीं। फिर जब आंख खुली तो देखा वह बस के अंदर पड़ा है। सुबह के 5:30 बजे। बस के बाकी यात्री धीरे धीरे जाग रहे थे। कोई खिड़की से बाहर देख रहा था, हल्का कोहरा था। ड्राइवर बोला, 10 मिनट में बस चलेगी। रंजन हैरान था, क्या वो सपना देख रहा था? लेकिन उसके जूते गीले क्यों थे? पैंट पर कीचड़? उसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकालकर लोकेशन चेक किया। दिखा रहा था नंदी घाट कब्रिस्तान। उसका सीना कांप उठा। उसने ये नाम पहले सुना था, लेकिन यह जगह बस के तय रूट में नहीं है। वो जल्दी से बस से नीचे उतरा। सामने वही चाय की दुकान फिर से खड़ी थी, टूटी हुई, दरवाजा आधा खुला, कोई नहीं था। वो दुकान में गया, एक कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुराना अखबार जो पराठे के कागज में लपेटा हुआ था। खबर की हेडलाइन, रात 2:15 पर बस से कुचलकर मौत, शव 8 दिन तक पड़ा रहा, बरामद हुआ कब्रिस्तान के पास। नीचे नाम लिखा था, संदीप पाल, उम्र 47। साथ में एक काले सफेद तस्वीर। रंजन देखता रह गया। वही आदमी जो उसके बगल में बैठा था, जिसने कहा था, यह कब्र मेरी है। वो कांपते हुए दुकान के मालिक को ढूंढने बाहर निकला। कोई नहीं, लेकिन जमीन पर एक जोड़ी पैरों के निशान थे, गीले कीचड़ में धंसे हुए, झाड़ियों की ओर जा रहे थे। तभी किसी की फुसफुसाती आवाज, तू लौट नहीं पाएगा, वादा किया है तूने, याद है? रंजन दौड़कर बस में चढ़ गया। चेहरे पर डर साफ था। बगल का यात्री हैरानी से पूछ बैठा, भाई साहब आप ठीक हैं? उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखा तो अचानक समझ में आया, वो चेहरा उसका नहीं था, जैसे किसी पुरानी तस्वीर से निकला कोई चेहरा। उसी वक्त मोबाइल की घंटी बजी। नंबर अननोन। आवाज आई, मैं अब तुम लोगों के साथ ही जा रहा हूं, अंतिम स्टॉपेज अभी आया नहीं, बस चलने लगी है। सुबह की रोशनी चारों ओर फैल रही है, लेकिन रंजन के मन में जैसे कोई डरावना अंधेरा जम गया है। आसपास के यात्री बातें कर रहे हैं, कोई जम्हाई ले रहा है, कोई मोबाइल में मैसेज देख रहा है। सब कुछ सामान्य, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी सामान्य नहीं। वह खिड़की के शीशे की ओर देखता रहा। बस की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही थी। बाहर का कोहरा जैसे पीछे हट रहा हो। रंजन का गला सूखा हुआ, पेट के भीतर एक भारी दबाव। लग रहा है कुछ हुआ है, कुछ ऐसा जिसका अंत अब तक नहीं आया। फोन फिर से बजा। स्क्रीन पर लिखा, नंदी घाट सिग्नल। कोई नाम नहीं, बस यही शब्द। क्लिक करते ही खामोशी, लेकिन दूसरी तरफ से एक सांस की आवाज आई, भारी, गहरी, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो, गर्दन के पीछे। रंजन चुपचाप फोन कान पर लगाए रहा। फिर वही आवाज, तू लौटने की सोच रहा है? अगर लौटेगा तो मैं तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा। एक बार जो अंतिम स्टॉपेज छू ले, वो फिर लौट नहीं सकता। रंजन ने अचानक फोन को फेंक दिया बस के फर्श पर। बगल का यात्री हैरान होकर देखता रहा, लेकिन कुछ बोले बिना फिर नजरें हटा ली। तभी कंडक्टर ने ऐलान किया, अगला स्टॉप बंदीपा मोड़, 5 मिनट का ब्रेक। बस रुकी। रंजन नहीं उतरा, लेकिन उसने देखा वही अधेड़ उम्र का आदमी जिसका नाम खबर में संजीव पाल था। वह बस में फिर से चढ़ आया। किसी ने उसकी ओर नहीं देखा, यहां तक कि कंडक्टर ने टिकट भी नहीं मांगा। वो आकर रंजन के ठीक सामने बैठ गया, चुपचाप। उसकी नजर खिड़की के बाहर, लेकिन कुछ देर बाद उसने सिर घुमाकर रंजन की ओर देखा। रंजन ने हिम्मत कर पूछा, आप तो वो आदमी रुककर बोला, मैं क्या हूं ये तू वक्त आने पर समझेगा। लेकिन तू एक बात भूल गया है। तूने कहा था, चलिए देखते हैं जगह को। समझता नहीं, एक बार बोलने का मतलब है रास्ते से वादा। मैंने तो बस बुलाया था, तू खुद आया अपनी मर्जी से। रंजन के सीने में जैसे कुछ छुप गया। उसी वक्त बस फिर चल पड़ी, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था जैसे ये रास्ता वह पहले भी देख चुका है। वही कोहरा, वही पेड़ पौधे, वही मोड़, लेकिन कुछ बदल चुका था।
इस बार रास्ते के किनारे कब्रें दिख रही थी। एक नहीं, दो नहीं, 10, 20, 40 कतार में कब्रें, हर एक पर लिखा अज्ञात मृतक। रंजन खिड़की से झुककर देखने लगा। एक पर लिखा था रंजन, मिला नहीं। उसका सिर घूम गया। वह सीट से खड़ा हो गया। यह बस रोको, मुझे उतरना है, अभी उतरना है। लेकिन ड्राइवर ने सुना नहीं, कंडक्टर ने देखा भी नहीं। रंजन ने बाकी यात्रियों की तरफ देखा और सन्न रह गया। वे सब मृत थे। किसी के सिर पर बाल नहीं, किसी की आंखें नहीं थीं, किसी के गाल से हड्डियां झांक रही थीं। कोई चुपचाप उसे देख रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था, फटी हुई मुस्कान। और वह अधेड़ उम्र का आदमी। वह धीरे से खड़ा हुआ और रंजन के कान में फुसफुसाकर बोला, अभी अंतिम स्टॉपेज नहीं आया है, सबका नाम पुकारा जाएगा, फिर उतरने दिया जाएगा। बस के अंदर की रोशनी बुझ गई, चारों ओर अंधेरा, सिर्फ एक आवाज, टिक टिक टिक, घड़ी की आवाज, जैसे समय वहीं थम गया हो। रंजन ने आंखें खोलकर देखा। बस चल नहीं रही, लेकिन रुकी भी नहीं, जैसे कहीं स्थिर दां नड़ी है। लेकिन चारों ओर सब कुछ हिल रहा। खिड़की के बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ धुआं, घना धुंधलाया अंधेरा। तभी पीछे से वही आवाज, तू अब भी सोचता है कि तू बच सकता है। रंजन धीरे धीरे गर्दन घुमाकर देखता है। वो आदमी वहां नहीं है। बस के अंदर सभी यात्री एक साथ उसकी ओर मुड़कर देख रहे हैं। आंखों में कोई भाव नहीं, लेकिन होठों पर एक अजीब दबा हुआ हंसी। फिर सब एक साथ बोले, तू अपनी मंजिल खुद चुन चुका है। अचानक बस की छत फट गई, एक चमकदार रोशनी के साथ। रंजन देखता है, वह अब बस के बीच में खड़ा, किसी उजाड़ स्टेशन के पास, जैसे कोई पुराना टूटा हुआ रेलवे स्टेशन। बगल में एक गिरा हुआ बोर्ड, मृतपुर। 3 महीने पहले रंजन एक इंटरव्यू से लौट रहा था। गुजरात के भास्करपुर रोड से आखिरी लोकल बस चढ़ा था। बस में केवल 4 यात्री। वहीं पहली बार मुलाकात होती है उस आदमी से, संजीव पाल। वह आकर पास में बैठा और बोला, भाई, क्या आप कभी ऐसे जगह गए हैं जहां जाना नहीं था? रंजन हंसते हुए बोलता है, सपनों में कई बार। संजीव कहता है, एक दिन वही सपने दरवाजा बन जाएंगे, तब देखना, तुम लौट नहीं पाओगे। तब रंजन ने सोचा, शायद आदमी पागल, लेकिन उसकी आंखों में जो देखा था वो इंसानी आंखें नहीं थी, तमान। रंजन फिर उसी अंधेरे बस में। इस बार उसके बगल की सीटें ऐसी है एक छोटी लड़की, उम्र 8-9, पैरों के नीचे कीचड़, आंखें शून्य, गले में लाल रिबन बंधा। वह धीरे से कहती है, तू जानता है हम कौन हैं? रंजन चुप। लड़की कहती है, हम वो लोग हैं जो अपनी मंजिल खो चुके हैं। हमें मरा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन हमारी आत्माएं अब भी भटकती हैं। अंतिम स्टॉपेज पहुंचना मतलब अपने पापों से सामना करना। तेरा पाप क्या है? रंजन की सांसें थमने लगती हैं। वह सिर उठाकर देखता है। बस के अंदर अब उसका खुद का अतीत सामने आ रहा है। कॉलेज का दोस्त सुमन, जो एक्सीडेंट में मरा क्योंकि रंजन ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी। उसकी प्रेमिका मीनाक्षी, जिसने आत्महत्या की उस रात जब रंजन का फोन बंद था। उसकी माँ, जिसे उसने वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था ताकि समाज में उसकी इज्जत बनी रहे। अब ये सब चेहरे उसके सामने, बस के यात्री नहीं, ये उसके छिपे हुए अपराधों की परछाई। फिर वही आवाज गूंजती है, अंतिम स्टॉपेज सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक न्याय है। यहां वही पहुंचता है जिसने दूसरों की कहानी खत्म कर अपनी शुरू की है। अब तेरी बारी है। बस रुकती है। सामने एक विशाल गेट, उस पर लिखा है, जो लौटना चाहते हैं वो अपनी परछाई की ओर देखें। रंजन उतरता है। जैसे ही वह अपनी परछाई की तरफ देखता है, परछाई हंस रही है और उससे भी डरावना। वो परछाई आगे बढ़कर पूछती है, तू ही तो रंजन है, तो फिर मैं कौन हूं? हवा थम जाती है। चारों ओर कब्र जैसी खामोशी। उसकी परछाई उसके सामने खड़ी थी, कांप नहीं रही थी, बल्कि अब वही स्थिर नजरों से रंजन को देख रही थी। गेट के पार एक अजीब रोशनी, ना पूरी तरह उजाला ना अंधेरा, जैसे कोई दूसरी दुनिया जहां वक्त थम गया है और पाप जाग चुके हैं। छाया बोली, तू रंजन है? मैं तेरा प्रतिबिंब नहीं, मैं तेरी छोड़ी हुई सच्चाई हूं। रंजन के जहन में उभर आए दृश्य, सुमन की हंसी, स्टेयरिंग पकड़ने वाली उसकी नशे में डूबी उंगलियां, मीनाक्षी का ब्लैंक मैसेज जिसे रंजन सिर्फ सीन किया, कोई जवाब नहीं, मां की भीगी आंखें। जब वृद्धाश्रम में छोड़ते हुए रंजन सिर्फ इतना बोला था, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा। छाया फिर बोली, इस कहानी में तेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा, तू खुद ही देगा अपना फैसला। यहां सच एक ही है, तू मुंह फेर नहीं सकता। रंजन इधर उधर देखता है, कोई नहीं।
सिर्फ एक आईना जो जमीन में गड़ा हुआ। आईने में वो देखता है 3 रंजन, एक जो माँ के आंसू के बीच मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था, एक जो सुमन की आखिरी चीख के वक्त हेडफोन लगाकर सो गया था, और एक जो अब खुद अपनी परछाई को देख कांप रहा है। तभी हवा में गूंजती है वही परिचित आवाज, संजीव पाल, अगर जीना है तो अपनी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। तू दोषी है, तू भाग नहीं सकता। रंजन चीख पड़ता है, हाँ मैं दोषी हूं, मैं भागा था, अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जिंदगियां तोड़ी थीं, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता, मैं न्याय चाहता हूं। जमीन कांपने लगती है, छाया पिघलकर जमीन में समा जाती है, चारों ओर के गेट खुलते हैं, रोशनी जगमगाने लगती है, लेकिन ये शांति की नहीं, न्याय की शुरुआत की रोशनी है। फैसला शुरू होता है। 3 चेहरे रंजन के सामने आते हैं। सुमन, मैंने सिर्फ एक माफी मांगी थी, वो भी नहीं मिली। मीनाक्षी, आखिरी मैसेज मैंने तेरे लिए लिखा था, तूने देखा, जवाब नहीं दिया। रंजन की मां, वृद्धाश्रम के आखिरी दिन तू एक बार भी मिलने नहीं आया। रंजन की आंखों से आंसू बहते हैं। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रह जाऊंगा, तुम्हारे दुख मैं सहूंगा। तभी उनके चेहरे नरम हो जाते हैं। मीनाक्षी कहती है, न्याय सिर्फ सजा के लिए नहीं होता, जो अपनी गलती मानते हैं वो फिर से रोशनी में लौट सकते हैं। एक दरवाजा खुलता है, उस पर लिखा है, वापसी, स्मृतियों का बोझ नहीं, बोध की रोशनी लेकर। रंजन की आंखें खुल जाती हैं। वो बस की सीट पर है, पसीने में भीगा, डरा हुआ, हैरान, चारों ओर देखता है। बस चल रही है, सुबह हो चुकी है, यात्री सामान्य है, कोई उसे देख नहीं रहा, कोई उसे पहचानता नहीं, लेकिन बस की खिड़की में उसकी परछाई धीरे से सिर हिलाती है और कहती है, अब तू लौट रहा है, एक इंसान बनकर। रंजन धीरे धीरे नींद से जागा, जैसे ये नींद एक पूरा जन्म लंबी थी। आंख खुलते ही उसने देखा, बस उसी पुरानी सड़क पर चल रही है। खिड़की से सुबह की रोशनी डल रही थी, पक्षियों की चहचहाहट, धूप की चमक, सब कुछ सामान्य था। फिर भी रंजन के भीतर एक अजीब सा भारीपन। बस रुकी, भास्करपुर मोड़, यहीं उतरना था रंजन को। वो नीचे उतरता है, पर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ बस से नहीं, किसी और दुनिया से लौट आया हो। बस दूर चली जाती है, सामने वही पुरानी पान की दुकान जहां वो पहले भी एक बार खड़ा हुआ था। दुकानदार उसे देखकर कहता है, भाई क्या कल रात भी यहीं से गुजरे थे आप? चेहरा कुछ बदला बदला सा लग रहा है। रंजन चौंक जाता है, वो तो रात को यहां था ही नहीं। तो क्या किसी ने उसे देखा? क्या वो वाकई लौट आया है? वो अपने शरीर को देखता है, हाथ, पैर, कपड़े सब वैसा ही, लेकिन सीने के अंदर रोशनी और अंधेरे का एक नया संतुलन बन चुका है। रंजन घर लौटता है। दरवाजा खुलते ही माँ उसे देखती हैं, एक झटके में चुप हो जाती हैं, शब्द नहीं निकलते, आंखों में आंसू, होठों पर हैरान शांति। रंजन उनके पैरों में गिरकर रोने लगता है, माँ मैंने तुझे नहीं छोड़ा था, मैं खुद को खो बैठा था, अब मैं लौट आया हूँ। माँ कुछ नहीं कहती, सिर्फ उसके सिर पर हाथ रखती हैं। फिर वह खोजता है सुमन के परिवार को, मीनाक्षी के छोटे भाई को। माफी मांगते वक्त उसे समझ आता है, माफी का मतलब सिर्फ सॉरी नहीं होता, माफी का मतलब होता है अपने भीतर को तोड़कर फिर से गढ़ने की हिम्मत। रात को जब वह अब आईने में देखता है, वह देखता है परछाई अब मुस्कुराती नहीं, वो सिर्फ सिर हिलाती है और कहती है, तू बच गया क्योंकि तूने खुद को मार दिया। एक दिन रंजन एक चिट्ठी लिखकर अपनी डेस्क पर रख देता है, अगर मैं कभी फिर से उस अंतिम स्टॉपेज तक पहुंच जाऊं तो कोई मेरी परछाई की ओर देखकर बस ये कह दे, तुमने खुद को बदल लिया है, तुम लौट आए हो अपनी रोशनी में। अब रंजन कभी कभी सपनों में फिर से वही बस देखता है। उसमें नए चेहरे सवार होते हैं, कुछ थके हुए, कुछ रोते हुए और कुछ अनजान। रंजन खिड़की के पास बैठा चुपचाप देखता रहता है। बस चलती है और चांदनी में तैरता है वो पुराना जाना पहचाना स्वर, तू कहाँ है, जरा देख तो सही। यह कहानी सिर्फ रंजन की नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जिन्होंने सच से मुंह मोड़ा था, पापों को ढंक दिया था या चुपचाप दुख ढोते चले गए थे। और यह उस एक जगह की कहानी है जहां आत्मा ठहरती है और समय रुक जाता है। रंजन रात को सोने जाता है, लेकिन आंख बंद करते ही देखता है बस फिर से चल पड़ी है। वो खिड़की के पास बैठा है, बस में वो अकेला नहीं है। सामने की सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति है, पलकों पर नींद मगर होठों पर शांति। पीछे की सीट पर एक किशोरी है, हाथ में मोबाइल, आंखों में आंसू। और एकदम पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला जिनकी आंखों में बसा है गहराता हुआ अभिमान। रंजन समझ जाता है वो अकेला नहीं है, ये बस सबके लिए है, मगर मंजिल सबकी एक जैसी नहीं, बस रुकती है
उसी जानी पहचानी अंतिम स्टॉपेज पर सभी के नाम पुकारे जा रहे हैं। एक एक करके लोग उतरते हैं। किसी के सामने दरवाजा खुलता है तो किसी के सामने एक दीवार छूते ही वे गायब हो जाते हैं। रंजन का नाम कोई नहीं पुकारता, वो खड़ा रह जाता है। तभी दूर से आता है वही छाया मूर्ति। नहीं, इस बार वो डरावना नहीं, इस बार वो शांत है, जैसे कोई पुराना रास्ता दिखाने वाला। छाया कहती है, अंतिम स्टॉपेज कोई जगह नहीं है, यह आत्मा और समय के बीच की एक धुंधली सरहद है। यहाँ कोई सजा पाने नहीं आता, यहाँ लोग आते हैं सच को समझने के लिए। रंजन पूछता है, तो सब वापस क्यों नहीं जाते? छाया जवाब देती है, क्योंकि सब अपने सच को स्वीकार नहीं कर पाते। कुछ लोग अपने झूठ के साथ मर जाते हैं, कुछ अपने पाप के साथ जीते हैं, लेकिन जो मान लेते हैं वे फिर से जन्म लेते हैं। रंजन छाया से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? छाया मुस्कुराकर कहती है, मैं तू हूं। अगर तू खुद को पहचानने से पहले खो गया होता, मैं वही रंजन हूं जो मर गया था जिस दिन तूने सुमन का कॉल काटा था, जिस दिन तूने मां की सिसकी सुनकर भी बाहर कदम रख दिया था। रंजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घुटनों के बल बैठकर कहता है, मैं सिर्फ लौटना नहीं चाहता, मैं कुछ नया बनाना चाहता हूं। रोशनी से बस फिर से चलती है। रंजन बैठा है, अब उसके पास कोई नहीं। खिड़की के बाहर दिखती है सुबह की रोशनी, बस एक ऊंचाई पर रुकती है। सूरज उगने ही वाला है। इस बार दरवाजा खुलता है। कोई छाया नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक शब्द हवा में तैरता है, तू तैयार है? रंजन कदम बढ़ाता है। यह कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि आखिरी स्टॉपेज अब किसी और को ढूंढ रही है, उसे जो अब भी अंधेरे में बैठा है, जिसने खुद को छुपा रखा है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, आप कहां हैं? जब बस रुकेगी, क्या आप उतरेंगे? अगर इस कहानी ने आपके भीतर की कोई पुरानी परछाई जगा दी हो तो कृपया इस अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें। अपनी कहानी हमें बताइए। कौन जाने, शायद अगला आखिरी स्टॉपेज आपके पास आकर रुके।